Okay, so hello everyone, welcome to the 14th lecture of design of RCC, and in today class I am going to start a new topic, that is design of slab. डिज़ाइन ऑफ स्लैब। सो डिज़ाइन ऑफ स्लैब से जनरली आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बहुत बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमेशा इससे पूछा जाता है। खास करके जो आईएएस कोड का रिकमेंडेशन है वो सब है जो आपको डायरेक्टली एसएससी जेईई में या फिर आपका मेट्रो वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है या फिर आरआरबी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर इस पर कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। सो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन। सो सबसे पहली बात कि आप स्लैब होता क्या है ना। जनरली आप बोलेंगे तो स्लैब क्या होता है, टू डायमेंशनल एलिमेंट है। एक क्या है, टू डायमेंशनल एलिमेंट है। मतलब इसका मेन जो थिकनेस लाई करता है वो कहाँ पे लाई करता है, सरफेस पे लाई करता है ना। मतलब वेट जो लाई करता है वो सरफेस पे लाई करता है। सो आई हैव रिटन हियर स्लैब इज ए टू डायमेंशनल स्ट्रक्चरल एलिमेंट। आपको पेशेंटली है जो सुनना है, आज ही स्टार्ट होगा और आज ही एंड भी होगा। एटलीस्ट मतलब वन वे स्लैब है जो आज है जो एंड हो जाएगा, ठीक है। एक ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, वन शॉट में पूरा स्लैब हम लोग देखने वाले हैं, वन वे स्लैब। तो काफ़ी पेशेंटली और केयरफुली है जो सुनना है। सो स्लैब इज ए टू डायमेंशनल स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ये क्या है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चरल एलिमेंट है हुज थिकनेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ एंड विथ और लेंथ के तुलना में इसका जो थिकनेस होगा वो क्या होगा, काफ़ी कम होगा। जैसे सपोज करिए एक क्या है, एक स्लैब है ना। तो इसका विथ और लेंथ की तुलना में अगर थिकनेस देखा जाए तो थिकनेस क्या है, काफ़ी कम है। सो ये तो रहा डेफिनेशन की बात कि आप स्लैब का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा। सो स्लैब इज ए टू डायमेंशनल स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ये क्या है, एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चरल एलिमेंट है हुज थिकनेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ एंड विथ, है ना। कहने का मतलब है कि जो आपका डी होगा वो क्या होगा, मच लेस देन आपका बी और एल होगा, है ना। मच लेस देन बी और एल होगा। विथ और एल के तुलना में क्या होगा, काफ़ी ये कम होगा, है ना। नाउ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन है जो जनरली इसका दो टाइप का किया गया है ना। सबसे पहली बात, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पान टू द लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पान, है ना। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो के बेसिस पे किया गया। किस बेसिस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पान टू द लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पान, है ना। दैट इज LY अपॉन LX रेशियो। LY को बोल रहे हैं लॉन्गर स्पान। LY क्या है आपका, लॉन्गर स्पान, और LX क्या है, शॉर्टर स्पान। तो हम क्या करेंगे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ यदि रेशियो हम चेक करना चाहेंगे, कई एक बार क्या होता है कि स्लैब का डायग्राम बना के आपको दे देगा और आपको चेक करना होगा कि वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब। ये ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि LY LX रेशियो यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो ये किस टाइप का स्लैब होगा, ए वन वे स्लैब होगा। मतलब लेंथ ऑफ रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पान टू द शॉर्टर स्पान, है ना। LY क्या है, LY आपका है लॉन्गर स्पान, है ना। अब लॉन्गर स्पान की बात कर रहा है तो स्पान यहाँ पे कौन सा होगा, क्लियर स्पान की बात कर रहा है। एक क्लियर स्पान की बात कर रहा है, इफेक्टिव की बात नहीं करता, एक क्लियर की बात करता है। उस तरह से LX क्या है, LX आपका हो गया शॉर्टर स्पान, तो LY बटा LX यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, यानी ऐसा कुछ यदि केस बनता है तो एक कैसा स्लैब होगा, ए वन वे स्लैब होगा। और यदि LY LX लेस देन 2 होगा, अगर लेस देन 2 होगा तब कैसा होगा, तब ये आपका टू वे स्लैब होगा। ये कैसा होगा, टू वे स्लैब होगा। ये तो रहा ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गर स्पान टू द शॉर्टर स्पान रेशियो के बेसिस पे। अब सेकंड इसका तरीका है डिफाइन करने का,
ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड, आपने किस टाइप का सपोर्ट है जो प्रोवाइड किया है, सपोर्ट किस टाइप का प्रोवाइड किया है, मतलब 2 साइड किया है या फिर चारों साइड किया है, इस बेसिस पे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वो वन वे स्लैब की। किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले वन वे स्लैब की बात करते हैं। तो कहता है कि सपोर्ट प्रोवाइडेड, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि सपोर्ट प्रोवाइडेड ओनली ऑन 2 साइड्स। इस केस में क्या होगा, सिर्फ 2 साइड है जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे, है ना, स्पेशली ऑन लॉन्गर साइड। कहाँ पे होगा, स्पेशली किस साइड में होगा, लॉन्गर साइड में। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं, मैं पहले ही बोला था कि एल वाई क्या है, लॉन्गर स्पान है, और एल एक्स क्या है, शॉर्टर स्पान है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लॉन्गर स्पान में। ये जो हैच पोर्शन से दिखाया गया आपको, ए वाला पार्ट, ये क्या है आपका, ये सपोर्ट है, ये आपका क्या है, सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अब सपोर्ट आपका बीम भी हो सकता है और मिशनरी वाल भी हो सकता है, मतलब ब्रिक वाल भी हो सकता है। सपोर्ट है जो आपका मिशनरी वाल भी हो सकता है और आपका बीम भी हो सकता है ना। लेकिन यदि दोनों लॉन्गर डायरेक्शन में रहेगा तो ये क्या होगा, डेफिनेटली है जो वन वे स्लैब होगा, डेफिनेटली क्या होगा, वो वन वे स्लैब होगा। सेकेंड थिंग स्लैब स्पानिंग इन वन डायरेक्शन ओनली। स्पान क्या होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, सिर्फ क्या होगा, वन डायरेक्शन, मतलब यूनिडायरेक्शनल होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। जैसे देखिए ये क्या है, स्पान है, ये क्या है आपका, स्पान है, सिर्फ क्या, एक ही डायरेक्शन में स्पान है ना, एक ही डायरेक्शन में स्पान है। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, बेंडिंग टेक प्लेस ओनली अलोंग द शॉर्टर स्पान। बेंडिंग किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपने लॉन्गर स्पान में तो क्या कर दिया, सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, लॉन्गर स्पान में आपने सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, तो इसका जो बेंडिंग जो भी होगा, इसका जो बेंडिंग जो भी होगा किस डायरेक्शन में होगा, बेंडिंग जो भी होगा वो आपका किस डायरेक्शन में होगा, शॉर्टर स्पान में होगा। इस तरह से बेंड करेगा, है ना, क्योंकि आपने इस तरह से क्या किया है, सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है, तो इस तरह से तो बेंड करेगा नहीं। जब भी बेंड करेगा किस डायरेक्शन में बेंड करेगा, ये शॉर्टर डायरेक्शन में बेंड करेगा। तो वही बोल रहा है कि बेंडिंग टेक प्लेस ओनली अलोंग द शॉर्टर स्पान। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, बेंडिंग दिखाया गया है ना, ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन, इसको आप डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डायग्राम बनाया गया है वो किसको दिखाया गया, बेंडिंग को दिखाया गया, शॉर्टर स्पान में दिखाया गया है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अलोंग द शॉर्टर स्पान। ऑब्वियस सी बात है, जिस डायरेक्शन में बेंडिंग हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, है ना, मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। कहने का मतलब है कि ये आपका स्लैब है और ये शॉर्टर स्पान है, बेंडिंग है जो कुछ इस तरह से हो रहा है, तो रेनफोर्समेंट आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, शॉर्टर स्पान के अलावा इस तरह से आप मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, है ना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है। सो मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अलोंग द शॉर्टर स्पान। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, एनालिसिस इज डन बाय टेकिंग ए स्ट्रिप और बीम ऑफ 1 मीटर विड्थ। एक्चुअली जो स्लैब का हम डिजाइन करेंगे, स्लैब का डिजाइन एग्जैक्टली है जो क्या है, बीम की तरह ही है, एक बीम की तरह ही है, बस यहाँ पे इतना ही डिफरेंस होगा कि उस बीम का विड्थ कितना लेंगे, उस बीम का विड्थ कितना लेंगे, यूनिट लेंगे, विड्थ कितना लेंगे, 1 मीटर, मतलब 1 मीटर लेकर उसका डिजाइन करेंगे, 1 मीटर लेकर, है ना। ये सपोज कीजिए कि ये आपका एक स्लैब है, ये स्लैब है, तो आप क्या करेंगे, 1 मीटर का एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, 1 मीटर का एक, मान लेते हैं यही क्या है, 1 मीटर है, तो इसी एक क्या करेंगे, 1 मीटर का स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, है ना, और इसी को लेकर क्या कर देंगे, डिजाइन कर देंगे, है ना। मतलब एग्जैक्टली बीम की तरह ही होगा, बस विड्थ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, फिक्स हो गया, जो विड्थ का वैल्यू हो गया क्या हो गया, 1 मीटर हो गया, या फिर यूं कहें कि आप 1000 mm हो गया, है ना। जब डिजाइन करेंगे वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, मोस्ट सुटेबल फॉर वन वे स्लैब कहाँ सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल फॉर, कहता है मोस्ट सुटेबल फॉर स्पान दैट इज LX 3 to 6 मीटर। जब आपका शॉर्टर स्पान का वैल्यू है जो 3 to 6 मीटर तक लाई करेगा तो वन वे स्लैब है जो यूज करेंगे, है ना। वन वे स्लैब में क्या होगा, शॉर्टर स्पान का वैल्यू कितना होगा, 3 to 6 मीटर है जो लाई करेगा, 3 to 6 मीटर लाई करेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर, इट इज सब्जेक्टेड टू लार्जर बेंडिंग मोमेंट, है ना, सब्जेक्टेड टू लार्जर बेंडिंग मोमेंट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज लोड इज कैरिड बाय ओनली वन स्पान ओनली, है ना, बाय 1 स्पान ओनली। लोड है जो सिर्फ क्या आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। अभी हम इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम जब देखेंगे तो पता चलेगा। मान लेते हैं कि इस तरह से कोई
स्लैब है तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन यदि वन वे के लिए करते हैं तो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। इधर वाला इधर चला जाएगा और इधर वाला इधर चला जाएगा, है ना। तो सिर्फ क्या हो रहा है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टर डायरेक्शन के लॉन्ग हो रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन के लॉन्ग हो रहा है ना, सिर्फ शॉर्टर डायरेक्शन के लॉन्ग हो रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, है ना, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा, है ना। कहता है इट इज सब्जेक्टेड टू लार्जर बेंडिंग मोमेंट बिकॉज लोड इज कैरिड बाय वन स्पान ओनली, है ना। क्योंकि यदि यही सेम लोडिंग यदि दो डायरेक्शन में हो जाता है, जैसा कि टू वे स्लैब में होता है, यदि सेम लोडिंग टू डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता तो क्या होता, बीएम का वैल्यू कम जाता, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कम जाता। क्योंकि अब क्या है, दो स्पान लेने के लिए रेडी है, सेम लोड को दो स्पान लेने के लिए रेडी है, लेकिन अभी क्या है, एक ही स्पान ये ले रहा है। नाउ हेंस रिक्वायर मोर डेप्थ दैट इज अनइकोनॉमिकल। इसको मैं समझाता हूं। जो आपने पढ़ा होगा कि जो एमयू का वैल्यू होता है क्या होता है, क्यू इंटू बी डी स्क्वायर होता है, क्यू इंटू बी डी स्क्वायर होता है। जो क्यू का वैल्यू होता है वो लाई करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे, है ना। जैसे एपी 415 यदि है तो 0.138 होता था, 0.138 होता था नहीं, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा, क्यू का वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा, ठीक है। अगर 250 था तो क्यू का वैल्यू कितना था, 0.149 था, है ना। तो इस तरह से वैल्यू करता है। तो यहाँ पे देखिए जो डी है क्या है, अंडर रूट एम यू अपॉन क्यू इंटू बी हो जाएगा, क्यू इंटू बी हो जाएगा, नहीं क्यू इंटू बी हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम यू है, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो थिकनेस का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। थिकनेस का वैल्यू मतलब ज्यादा बेंडिंग मोमेंट, ज्यादा थिकनेस की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वही लास्ट पॉइंट में वही लिख रखा हूँ, हेंस रिक्वायर्ड मोर डेप्थ। क्या वन वे स्लैब में क्या होगा, डेप्थ की हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और जब डेप्थ की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो आपको ज्यादा कंक्रीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ज्यादा कंक्रीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जब ज्यादा कंक्रीट प्रोवाइड करना पड़ेगा तो ओवरऑल क्या होगा, मटेरियल का वेस्टेज होगा, यानी वो डिजाइन होगा जो क्या होगा, अनइकोनॉमिकल होगा, वो क्या होगा, अनइकोनॉमिकल होगा। तो ये तो इसका एग्जैक्ट आपका एक्सप्लेनेशन हुआ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, टू वे स्लैब। टू वे स्लैब में क्या होगा, टू वे स्लैब में आपका क्या होगा, इस तरह से होगा, मतलब सपोर्ट होगा जो चारों डायरेक्शन में होगा, चारों एज पे क्या होगा, सपोर्ट होगा, है ना। जैसे टू डायरेक्शन में यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे चारों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सपोर्ट दिख रहा है। तो स्लैब इज सपोर्टेड ऑन ऑल फोर एजेस, जितना भी एज है वो चारों पे क्या होगा, आपका सपोर्ट इसका प्रोवाइड करेंगे। स्लैब स्पानिंग इन टू डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे क्या होगा, स्पान दोनों डायरेक्शन में होगा, इधर भी स्पान होगा, इधर भी स्पान होगा, और इधर भी स्पान होगा, इधर भी स्पान होगा, है ना। मतलब LX और LY टू स्पान होगा, ठीक है। तो बेंडिंग टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, क्या होगा, बेंडिंग भी दोनों डायरेक्शन में होगा। ये अलग बात है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इस बार कम आने वाला है, क्योंकि इस बार क्या होगा, दो डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगा। जब लोड ट्रांसफर देखेंगे वहां पे, अभी देखने वाले हैं कुछ देर में, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग होगा जो दोनों डायरेक्शन में होगा, मतलब LX डायरेक्शन में भी होगा और वाई डायरेक्शन में भी होगा। द मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड along बोथ डायरेक्शन। इस केस में क्या होगा, मेन रेनफोर्समेंट आप दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे, जबकि अभी तक हम वन वे में क्या कर रहे थे, वन वे में जो मेन रेनफोर्समेंट शॉर्टर डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे थे हम लोग, है ना, सिर्फ शॉर्टर डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट फिर प्रोवाइड करते हैं आपको टेम्परेचर और श्रिंकेज को बैलेंस करने के लिए, है ना। श्रिंकेज और टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है जो प्रोवाइड करते हैं, वो अलग बात है, उसकी स्टोरी अलग है, उसको हम देखेंगे अभी। नाउ मोस्ट सुटेबल फॉर द स्पान 6 to 9 मीटर। टू वे स्लैब कहाँ पे सुटेबल रहेगा, जब स्पान का वैल्यू है जो 6 to 9 मीटर है ना, 6 to 9 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सब्जेक्टेड टू स्मॉलर बेंडिंग मोमेंट, है ना। अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि सेम लोडिंग है जो दो स्पान में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, कम जाएगा। हेंस लेस डेप्थ इज रिक्वायर्ड, नहीं क्यों, अभी तो बताया कि जो आपका डी होता है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम होता है, नहीं। तो जब एमयू का वैल्यू कम गया तो डी का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। जब लेस डेप्थ यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो लेस मटेरियल यूज होगा, और जब लेस मटेरियल यूज होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा। हेंस इकोनॉमिकल लिख सकते हैं। यानी टू वे स्लैब क्या है, अगर वन वे और टू वे में डिफरेंस लिखने के लिए आता है एग्जाम में, तो आप इस तरह से पॉइंट आप लिख सकते हैं, है ना। हेंस इट इज इकोनॉमिकल, इट इज इकोनॉमिकल, ये क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा।
यानी कोई इंटरव्यू में यदि पूछे आपसे कि वन वे इकोनॉमिकल है, टू वे है, तो क्या होगा, टू वे है जो इकोनॉमिकल होगा ना। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग टू सी IS 45-2000 रिकमेंडेशन। स्लैब के लिए क्या क्या आपका कोड है जो IS 456 रिकमेंडेशन दिया है ना, वो है जो 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। कुछ पॉइंट है जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जब बीम का डिजाइन कर रहे थे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात की इफेक्टिव स्पान, है ना, एल इफेक्टिव स्पान। तो इफेक्टिव स्पान होगा तो टाइप ऑफ स्लैब पे डिपेंड करेगा, मतलब कि सिंपली सपोर्टेड स्लैब है या आपका कंटिन्यूअस स्लैब है। तो सबसे पहले देख रहे हैं सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए, किसके लिए देख रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड स्लैब हो या फिर बीम हो, दोनों के लिए क्या है, एल इफेक्टिव का वैल्यू निकालने का जो तरीका है, मेथड है, वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस केस में जो एल इफेक्टिव होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, इफेक्टिव डेप्थ हो गया, डी हो गया, स्मॉल डी हो गया, है ना। क्लियर स्पान आपका क्या है, एल नॉट है, जो क्लियर स्पान क्या है, एल नॉट है। ठीक है, यहाँ पे बीथ ऑफ सपोर्ट ए क्या है, सपोर्ट है आपका, बीथ ऑफ सपोर्ट हम मान लेते हैं डब्लू है, बीथ ऑफ सपोर्ट क्या है, डब्लू है। तो जो एल इफेक्टिव होता है वो मिनिमम ऑफ एल नॉट प्लस डब्लू और एल नॉट प्लस डी, ये दोनों में जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, एल इफेक्टिव होगा। जहाँ पे एल नॉट क्या है, क्लियर स्पान है, क्लियर स्पान है ना, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, और क्लियर स्पान बोलिए। ठीक है, नाउ डब्लू क्या है, बीथ ऑफ द सपोर्ट, डब्लू क्या है, बीथ ऑफ द सपोर्ट है, और डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब है। तो ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी बीम का डिजाइन में देख चुके हैं, तो इसको थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे। नाउ बी क्या है, फॉर कंटिन्यूअस बीम और स्लैब। तो कंटिन्यूअस बीम के लिए हम लोग दो केस लेते थे। पहला लेते थे कि विथ ऑफ सपोर्ट है जो लेस देन क्या होगा, 1/12 टाइम्स ऑफ क्लियर स्पान, है ना। मतलब डब्लू है, अगर फर्स्ट केस में डब्लू है जो क्या है, लेस देन एल नॉट बाई 12 है, एल नॉट बाई 12 है। अगर ऐसा केस है तब आपका एल इफेक्टिव निकालने का जो तरीका है, फॉर्मूला है, वो क्या होगा, सेम है सिंपली सपोर्टेड स्लैब होगा, है ना। तो एल इफेक्टिव इस केस में क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ एल नॉट प्लस डब्लू और एल नॉट प्लस डी, ये दोनों में जो मिनिमम होगा क्या हो जाएगा, वही एल इफेक्टिव का वैल्यू होगा। मतलब क्या हो गया, सेम एज O1, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सेम एज ए, है ना, ए की तरह हो गया। नाउ मूव टू द केस 2। केस 2 क्या कहता है विथ ऑफ सपोर्ट ग्रेटर देन 1/12 टाइम्स ऑफ क्लियर स्पान। मतलब डब्लू होगा जो क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, एल नॉट बाई 12। अगर ऐसा केस है तो दो सब केस लेंगे, तब क्या लेंगे, दो सब केस लेंगे। नाउ सब केस 1, व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड कंटिन्यूअस, है ना, और बोथ एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर W ग्रेटर देन एल नॉट बाई 12 है तब यहाँ से दो सब केस लेते हैं। फर्स्ट सब केस में क्या होगा, वन एंड फिक्स्ड होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, ये क्या है आपका, ये आपका फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, एंड अदर एंड कंटिन्यूअस, अदर एंड कंटिन्यूअस, दो बार अदर लिखा गया, इसको कट कर दीजिए। अदर एंड क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, एंड अदर एंड कंटिन्यूअस होगा, इसको कट कीजिए। अदर एंड क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, और बोथ इन कंटिन्यूअस होगा, या फिर क्या हो सकता है, दोनों इन कंटिन्यूअस हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, स्पान ए बी और बी सी की बात करते हैं। इस स्पान की बात कीजिए, ए बी की और बी सी की, तो क्या देख रहे हैं, एक एंड फिक्स है, एक ए बी क्या हो गया, एक एंड फिक्स हो गया, और बी सी क्या हो गया, दोनों एंड कंटिन्यूअस हो गया, दोनों एंड कंटिन्यूअस हो गया। तो इस केस में एल इफेक्टिव होता है जो एल नॉट के बराबर होता है। मतलब इस केस में जो एल इफेक्टिव होगा वो आपका क्लियर स्पान के बराबर हो जाएगा, क्लियर स्पान के बराबर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, सब केस 2, व्हेन वन एंड इज कंटिन्यूअस एंड अदर एंड इज सिंपली सपोर्टेड। एक एंड कंटिन्यूअस होगा और दूसरा क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड। जैसे स्पान CD की बात करते हैं, स्पान CD की बात कीजिए, तो स्पान CD के केस में आपका क्या है, एक एंड आपका सिंपली सपोर्टेड है, ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, ये आपका क्या हो गया, सिंपली सपोर्टेड हो गया, है ना। एक इंट सिंपली सपोर्टेड हो गया, एक इंट कंटिन्यूअस हो गया, एक इंट क्या है, कंटिन्यूअस हो गया, ये वाला क्या है, कंटिन्यूअस है, ये वाला क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो इस केस में आपका एल इफेक्टिव का जो वैल्यू होता है वो मिनिमम ऑफ एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई 2 और एल नॉट प्लस डी बाई 2। अगर वहां नहीं दिख रहा है तो इधर देख लीजिए, इस केस में, इस पार्टिकुलर केस में जो आपका एल इफेक्टिव का वैल्यू होगा मिनिमम ऑफ एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई 2 और एल नॉट प्लस डी बाई 2।
ये दोनों में जो मिनिमम होगा वो होगा, है ना। मतलब पहला जैसा ही है, बट यहाँ पे क्या है, W/2 हो गया है और D/2 हो गया है, ठीक है। तो ये तो रहा एल इफेक्टिव की स्टोरी, है ना। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, क्योंकि जब हम स्लैब का डिजाइन करेंगे तो टोटल लोड का कैलकुलेशन करेंगे, और टोटल लोड कैलकुलेशन करने के बाद हम क्या निकालेंगे, डिजाइन शियर फोर्स निकालेंगे, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, तो वहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी एल इफेक्टिव की, है ना। तो उसकी तैयारी हम पहले से कर लेते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, कैंटिलीवर स्लैब। अगर कैंटिलीवर स्लैब है, जैसे ये क्या है, एक इंड फिक्स है एक इंड फ्री है, इसको क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बोलते हैं। अगर कैंटिलीवर होगा तो इस केस में आपका जो एल इफेक्टिव होगा L0 + D/2 होगा। L0 आपका ये रहा, ये क्या है, L0 है, ये है जो L0 है। तो इस केस में एल इफेक्टिव क्या होगा, L0 + D/2 होगा। D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। नाउ प्रोप्ड कैंटिलीवर, अगर प्रोप्ड कैंटिलीवर है तो इस केस में एल इफेक्टिव होता है L0 + W/2। ये सब सारा चीज है जो ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। इवन गेट में भी आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन एल इफेक्टिव निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ चुका है ना। और ऐसे जेई वगैरह में इस तरह से फिगर बना के दे देगा और पूछेगा एल इफेक्टिव का वैल्यू, एल इफेक्टिव का वैल्यू पूछेगा, है ना। तो एल इफेक्टिव जब प्रोप्ड कैंटिलीवर हो गया, मतलब एक इंड फिक्स है और दूसरा इंड क्या है, सिंपली सपोर्टेड, इसको क्या बोलते हैं, प्रोप्ड कैंटिलीवर बोलते हैं, इसको प्रोप्ड कैंटिलीवर बोलते हैं। तो इस केस में हो जाएगा L0 + W/2। नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट, है ना। IS 456 का जो फर्स्ट रिकमेंडेशन था आपका इफेक्टिव डेप्थ निकालने का, वो हम लोग देख चुके हैं। नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, है ना। अभी कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन में वेरियस पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं लिखा हूँ द फाइनल डिफ्लेक्शन, इसको केयरफुली सुनना है ना। उसके बाद मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि याद कैसे रखना है, क्योंकि IS कोड का ये क्या है, स्टेटमेंट है, और सेम स्टेटमेंट आपका एग्जाम में आता है, सेम स्टेटमेंट आपका एग्जाम में लिख देगा, है ना। पूछेगा क्या, डिफ्लेक्शन पूछेगा। देखिए इसको पढ़ते हैं, कहता है द फाइनल डिफ्लेक्शन, फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स, ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट, क्रीप एंड श्रिंकेज एंड मेजर्ड फ्रॉम, कहाँ से मेजर कर रहा है, एट कास्ट लेवल, मतलब जिस समय से हम कास्टिंग किए हैं, जिस समय से स्लैब का, फ्लोर का, इस सब का कास्टिंग किए हैं, कास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट ऑफ फ्लोर्स, रूफ्स एंड अदर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स। अदर हॉरिजॉन्टल मेंबर में क्या होगा, लिंटल हो सकता है ना, लिंटल हो सकता है, छज्जा हो सकता है। शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड स्पान बाई 250, स्पान बाई 250, है ना। इस केस में अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, तो पूछेगा कि डिफ्लेक्शन का वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होगा। ऑप्शन में यही सब रहेगा, स्पान बटा 250, स्पान बटा 350, स्पान बटा 325, इस तरह से ऑप्शन में रहेगा। तो आंसर क्या होगा, स्पान बटा 250, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए नाउ मूव टू द सेकंड स्टेटमेंट, कहता है द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फिर बोल रहा है क्रीप एंड श्रिंकेज अकरिंग आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन, मतलब यदि आप जो स्लैब बनाए उसके ऊपर आप पार्टीशन भी आप कर दिए, आप क्या कर दिए, पार्टीशन भी कर दिए, है ना। पार्टीशन क्या होता है, नॉन वेयरिंग वॉल इज नोन एज पार्टीशन, मतलब उसको लोडिंग के लिए डिजाइन नहीं करते हैं, सिर्फ है जो प्राइवेसी के लिए करते हैं पार्टीशन। एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस, मतलब प्लास्टर वगैरह सब कर दिए। शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड स्पान बटा 350 और 20 mm व्हिचएवर इज लेस, व्हिचएवर इज लेस, है ना, व्हिचएवर इज लेस। इसका मतलब इस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो सकता है, 20 mm, तो 20 mm से ज्यादा तो किसी भी केस में हो ही नहीं सकता है ना। अब देखो दो स्टेटमेंट है, दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कैसे क्रिएट करवाएंगे। यहाँ पे तो स्पान बटा 350 हो गया, है ना, और यहाँ पे स्पान बटा 250 हो गया। बस एक वर्ड मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसी से आप क्वेश्चन में इसको टिक कर लेंगे, है ना। क्या वर्ड में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा फाइनल वर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कौन सा वर्ड, फाइनल वर्ड, है ना। अगर क्वेश्चन में, मतलब एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो सबसे पहले देखिए कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें कहीं फाइनल वर्ड है या नहीं। अगर फाइनल वर्ड है तब आंसर होगा आपका शुड नॉट ग्रेटर देन स्पान बटा 250, स्पान बटा 250। अगर फाइनल वर्ड नहीं है, अगर फाइनल वर्ड नहीं लिखा हुआ तब आंसर होगा स्पान बटा 350। बस इतना ही तो ट्रिक है, इतना ही आपको याद रखना। अगर फाइनल वर्ड है तब आपका स्पान बटा 250, अगर फाइनल वर्ड नहीं है तब स्पान बटा 350। दैट्स ऑल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। ये तो रहा डिफ्लेक्शन की बात। मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। अब वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट क्या होता है ना, वो तो था सर्विसेबिलिटी के बेसिस पे।
अब ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट क्या है बताइए। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट है जो आपका इफेक्टिव डेप्थ रेशियो पे डिपेंड करता है ना। इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर द कहता है बेसिक स्पान टू द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, बेसिक स्पान टू द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। तो फर्स्ट केस में कंसीडर करने जा रहा हूं कि बेसिक जो स्पान का वैल्यू होगा वो क्या होगा, अप टू 10 मीटर होगा। स्पान का वैल्यू कितना मीटर पे है, अप टू 10 मीटर, अप टू 10 मीटर मतलब लेस देन इक्वल टू 10 मीटर। ध्यान रहे, आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे क्या है इक्वल साइन है, मतलब 10 मीटर तक, 10 मीटर क्या हो गया इंक्लूडेड हो गया। अगर स्पान का वैल्यू 10 मीटर तक है, स्पान का वैल्यू यदि 10 मीटर तक है, कहता है द बेसिक स्पान टू द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो दैट इज L/D रेशियो फॉर स्पान अप टू 10 मीटर, स्पान 10 मीटर है ना। इसका वैल्यू हमको क्या करना है, याद करना है। ये कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे जब हम डिजाइन करेंगे तो डी का वैल्यू हमको एज्यूम करना होगा। डी का वैल्यू क्या करना होगा, कुछ एज्यूम करना होगा, वहीं पे इसको हम यूज करेंगे है ना। तो सबसे पहली बार टाइप ऑफ स्लैब देख लेते हैं है ना। यदि आपका स्लैब कैंटिलीवर है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है, खास करके ऑब्जेक्टिव में है ना। अगर कैंटिलीवर स्लैब है तो कैंटिलीवर स्लैब के लिए जो L/D का वैल्यू होता है वो 7 होता है। L/D का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 7 होगा। L/D का वैल्यू 7 होगा, किसके लिए, कैंटिलीवर के लिए है ना। अगर सिंपली सपोर्टेड है तो क्या होगा, 20 होगा, क्या होगा 20 होगा। ये सब वैल्यू आपका ऑप्शन में रहेगा और पूछेगा सिंपली सपोर्टेड के लिए, कैंटिलीवर के लिए, कंटिन्यूअस के लिए। जितना लेक्चर दिया जा रहा है उसको आप ध्यान से अगर सुन लेते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा है ना। सब्जेक्टिव भी बनेगा, उसको सोल्व करेंगे। नाउ थर्ड कंटिन्यूअस स्लैब, अगर कंटिन्यूअस स्लैब है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 26 होगा। कितना होगा, 26 होगा है ना। और ये सब जो वैल्यू आया L/D इसको बोलते हैं बेसिक वैल्यू। क्या बोलते हैं, बेसिक वैल्यू और ए वैल्यू। बेसिक वैल्यू बोले और ए वैल्यू बोले है ना। तो इसको क्या बोल देंगे, 7, 20, 26 इसको क्या बोलते हैं, बेसिक वैल्यू फॉर स्लैब और ए वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे कि स्पान है जो 8 मीटर है ना, 8 मीटर है, पूछेगा फाइंड द बेसिक वैल्यू फॉर कैंटिलीवर बीम, आपका आंसर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। पूछेगा फाइंड द बेसिक वैल्यू इफ स्पान इज 8 मीटर फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, तब क्या होगा, 20 मीटर होगा। अगर पूछेगा कंटिन्यूअस बीम के लिए तो 26 होगा है ना। तो ये तो था जब आपका स्पान लेंथ क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 10 मीटर होगा, लेस देन इक्वल टू 10 मीटर होगा है ना। बट व्हाट है ना, यदि क्या होगा जब स्पान का वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाए है ना। तो केस भी यही डिस्कस करने जा रहा है। फॉर स्पान ग्रेटर देन 10 मीटर, अगर स्पान का वैल्यू 10 मीटर से ज्यादा होगा देन L इफेक्टिव बटा D का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे L इफेक्टिव बाई D न लिखे L/D लिखें है ना, L/D लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना। ये एक्चुअली L/D जो लिखे हैं ये L क्या है, क्लियर स्पान है। L आपका क्या है, क्लियर स्पान है। ये बात आपको कोड में नहीं लिखा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन इन नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ एक्सपीरियंस से आता है ना। अरे यार ठीक है, ये क्या है, क्लियर स्पान है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्लियर स्पान ही होगा, ठीक है। इस केस में जो L/D का वैल्यू होगा, इफेक्टिव में काट देता हूँ, L/D का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा है ना। अगर 10 मीटर से ज़्यादा स्पान है तो क्या होगा, बेसिक वैल्यू इंटू 10 बटा गिवन स्पान, बेसिक वैल्यू इंटू 10 बटा गिवन स्पान। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है ना। एक्सेप्ट फॉर कैंटिलीवर बीम, ये जो फार्मूला है किसके लिए लिखे जाए, कैंटिलीवर बीम के लिए। एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि फाइंड द L/D रेशियो फॉर 15 मीटर है ना, फॉर स्पान 15 मीटर ऑफ कैंटिलीवर बीम, फॉर स्पान 15 मीटर ऑफ कैंटिलीवर बीम। तो L का वैल्यू क्या हो गया, 10 मीटर से ज़्यादा हो गया है ना। तो इस केस में जो L/D का वैल्यू आएगा वो आएगा बेसिक वैल्यू, कैंटिलीवर के लिए बेसिक वैल्यू कितना है, 7 इंटू, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, अब 10 अपॉन गिवन स्पान, गिवन स्पान कितना था, 15 था। बहुत सिंपल है तो सॉल्व कीजिए है ना। ये तो 5 2 5 3 14/3 हो गया आंसर। कितना हो गया, 14/3 हो गया आंसर। आप समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। सपोज कीजिए पूछता है फाइंड द L/D वैल्यू फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 15 मीटर, ऑफ स्पान 15 मीटर, ठीक है। तो L/D बराबर बेसिक वैल्यू, तो बेसिक वैल्यू किसका लेंगे, सिंपली सपोर्टेड के लेंगे इस बार, इनटू 10 डिवाइडेड बटा गिवन स्पान, कितना दिया था, 15 मीटर के लिए पूछा था है ना।
तो 5 3 5 2 कितना हो जाएगा 40/3 हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा। बहुत सिंपल है नहीं, आप समझ में आ गया होगा। लेकिन ये फार्मूला किसके लिए है, सिर्फ आपका कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड के लिए। सॉरी, ये जो फार्मूला है यहाँ पे मैं मिस्टेक कर दिया है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये आपका कैंटिलीवर के लिए नहीं है ना। सबसे पहली बात, ये कैंटिलीवर के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, सिंपली सपोर्टेड के लिए और कंटिन्यूअस के लिए है ना। सिंपली सपोर्टेड के लिए और कंटिन्यूअस के लिए है ना। ये किसके लिए है, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस के लिए, ये वाला फार्मूला है ना। तो एक्सेप्ट फॉर कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम के लिए ऐसा नहीं है ना। तो कैंटिलीवर बीम के लिए क्या होगा, जो एग्जैक्ट डिफ्लेक्शन आएगा वही वैल्यू लेंगे, जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो लेंगे, है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए, अब क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, कहता है डिपेंडिंग अपॉन एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट, डिपेंडिंग अपॉन एरिया ऑफ टेंसर एनफोर्समेंट, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है। टेंसर एनफोर्समेंट, डिपेंडिंग अपॉन एरिया ऑफ टेंसर एनफोर्समेंट, द स्ट्रेस इन टेंशन स्टील, द above value that is in case A and case B, केस ए और केस बी, दो केस हम लोग डिस्कस किए। देखो क्या डिस्कस किए, ए था केस ए वाला जो था क्या था, केस ए था, और ए क्या था, केस बी था, है ना। अब देखो क्या बोलता है, डिपेंडिंग अपॉन एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट एंड स्ट्रेस इन टेंशन स्टील, द अबव वैल्यू दैट इज इन केस ए एंड केस बी shall be modified by multiplying with the modification factor obtained from figure below, that is figure 4 पेज नंबर 39 IS 456 2000, है ना। तो ये रहा आपका फिगर नंबर 4 पेज नंबर 38। ये पेज नंबर कहाँ मिलेगा आपको, पेज 38 में मिलेगा, पेज 38 में मिलेगा, है ना, 256 का। कहता है कि अभी जो हम केस ए और केस बी में जो भी L/D का वैल्यू का रेशियो निकाले हैं, है ना, उसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से गुना करना पड़ेगा, है ना। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को मान लेते हैं क्या है, K1 है, क्या है, K1 है। इस केस में मतलब टेंसर एनफोर्समेंट के लिए, एरिया ऑफ टेंसर एनफोर्समेंट के लिए जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो क्या है, K1 है। अभी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो K1 है, ये देखिए यहाँ पे दिखा गया है ना, बाई एक्सिस पे, और इधर क्या है, परसेंटेज टेंसर एनफोर्समेंट, एक्स एक्सिस पे क्या है, PT है, ठीक है। एफएस का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, एफएस का वैल्यू होगा 0.58 इंटू एफ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील रिक्वायर्ड बटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील प्रोवाइडेड, जितना जरूरत है और जितना आप प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से एफएस का वैल्यू निकल जाएगा। तो डिफरेंट एफएस वैल्यू के लिए आपका क्या है, K1 का वैल्यू इधर दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि 415 है ना, 415 है, तो क्या करेंगे, 0.58 इंटू 415 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है, अब बटा प्रोवाइड, जितना प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से एफएस का वैल्यू निकल जाएगा। एफएस का वैल्यू इसमें से कोई एक आएगा, अगर बीच में आएगा तो क्या करना पड़ेगा, तब क्या करते थे, इंटरपोलेशन करते थे, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू एफएस का आएगा उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, के का वैल्यू निकाल लेंगे, K1 का वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। किसका वैल्यू है, K1 का, मॉडिफिकेशन फैक्टर 1, मॉडिफिकेशन फैक्टर 1, ये क्या है, K1 है, जिसको हम बोल रहे हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर 1, K1 है ना, ये K1 वैल्यू है, ठीक है। तो कुछ वैल्यू आएगा, मान लेते हैं 1.2 या 1.6 कुछ आएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी L/D का वैल्यू केस ए या केस बी में आ रहा है उसमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। फिर हम इसको देख भी लेंगे आगे। नाउ सेकंड, डिपेंडिंग अपॉन द केस, अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ कंप्रेशन एनफोर्समेंट। इसके पहले टेंशन एनफोर्समेंट की बात किए थे, अब कंप्रेशन एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ स्पान टू द डेप्थ रेशियो कैन बी फर्दर मॉडिफाइड, आगे मॉडिफाई करेंगे यूजिंग मॉडिफिकेशन फैक्टर K2। इस बार कौन सा मॉडिफिकेशन फैक्टर लेने वाला है, K2, बट K2 आएगा कहां से, ऑब्टेन फ्रॉम फिगर 5 पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 है ना, पेज नंबर 39। अभी देखिए फिगर 5 क्या है, ये आपका फिगर 5 है IS कोड का, फिगर 5 पेज नंबर 39, ये कहाँ पे है, पेज नंबर 39 में है ना। किसके लिए है, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए। तो देखिए
परसेंटेज ऑफ आपका कंप्रेसर एनफोर्समेंट हो गया एक्स एक्सिस पे, इधर आपका K2 का वैल्यू हो गया वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या है K2 का वैल्यू है ना, तो जितना PT का वैल्यू आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से लाइन ड्रा कर देंगे और इसके बाद इधर क्या कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करा देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, K2 का वैल्यू आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ से क्या आ गया, K2 आ गया, यहाँ से K2 आ गया, ठीक है। अगर देखिए जो जो केस आएगा वो हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज उसका वैल्यू क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, है ना। सपोज कि ये सिर्फ टेंसर इन्फोर्समेंट है तो K2 का वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। फॉर द फ्लेंज्ड बीम हाल ही में पढ़े हैं, ए रिडक्शन फैक्टर इज यूज्ड K3 ऑब्टेन फ्रॉम फिगर 6 पेज नंबर 39। अब ये क्या है, ये देखिए ये है फिगर 6, ये भी पेज कहाँ पे है, 36 में, पेज 39 में, सॉरी पेज 39 में, ठीक है। तो रेशियो वेव विथ टू द फ्लेंज विथ दिया हुआ है, फ्लेंज विथ है ना, वेव विथ मतलब क्या, BW अपॉन BF, फ्लेंज विथ BF, BW अपॉन BF रेशियो पे डिपेंड करता है, किसका वैल्यू, किसका वैल्यू, K3 का। तो जो रेशियो आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, फिर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या ले लेंगे, वैल्यू ले लेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या लेंगे, वैल्यू ले लेंगे, है ना। अब देखिए फाइनली जो स्पान बटा इफेक्टिव डेप्थ होगा वो क्या होगा, सबसे पहली बात बेसिक वैल्यू, ये क्या होगा, बेसिक वैल्यू इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3, है ना। सपोज कीजिए सिर्फ टेंसर एनफोर्समेंट का केस है तो K2 और K3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अगर सिर्फ है जो टेंशन और कंप्रेसर एनफोर्समेंट का केस है तो K3 और 1 हो जाएगा, है ना। मतलब जो केस नहीं होगा उसका क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, है ना। बाकी K1 K2 K3 का K1 K2 का वैल्यू क्या करेंगे, फिगर से निकालेंगे। तो फाइनली जो L बटा D का वैल्यू आ गया वो आपका A आ गया, है ना, A आ गया। L बाई डी बराबर A इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3, है ना, नहीं है कि नहीं, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं D का वैल्यू, हमें तो D का ही तो वैल्यू निकालना रहेगा। तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, स्पान है ना, डिवाइडेड बटा बेसिक वैल्यू मतलब A इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K3, यही हो जाएगा डी रिक्वायर्ड। इसका यूज करेंगे, है ना, इसका यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगा डिजाइन में, ठीक है कि नहीं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है, K1 K2 K3 का वैल्यू दे देगा, अब पूछेगा कि कैंटिलीवर बीम के लिए आप D का वैल्यू बताइए, स्पान का वैल्यू भी दे देगा, है ना। तो स्पान का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, A का वैल्यू कैंटिलीवर के लिए 7 होता है, K1 K2 K3 का वैल्यू वो देगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, सब पुट कर देंगे, D का वैल्यू निकल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, खास करके अच्छे एग्जाम जैसे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह में पूछता है क्वेश्चन यहाँ से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, मूव टू द पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है इस कोड का, फॉर टू वे स्लैब ऑफ अ स्मॉल स्पान का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, यदि L लेस देन इक्वल टू 3.5 मीटर हो, L लेस देन इक्वल टू 3.5 मीटर हो, विथ माइल्ड स्टील, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, विथ माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट द शॉर्टर स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो मे बी गिवन बिलो, है ना। मतलब L बटा कैपिटल D की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, L बटा कैपिटल D की बात कर रहा है, साथ ही साथ किसके लिए, साथ ही साथ कौन सा स्टील के लिए, Fe250 के लिए, Fe250 के लिए। अगर ऐसा केस है ना, तो क्या क्या यहाँ पे कंडीशन हो गया, सबसे पहली बात स्लैब होना चाहिए, 2 वे होना चाहिए, सबसे पहली बात स्लैब होना चाहिए जो 2 वे होना चाहिए, है ना। दूसरी बात कि उसका स्पान का वैल्यू 3.5 मीटर से कम होगा, 3.5 मीटर से कम होगा, 2 कंडीशन हो गया, है ना। पहली बात कि स्पान स्लैब 2 वे होना चाहिए, दूसरी बात स्पान लेंथ 3.5 मीटर से कम होना चाहिए, तीसरी बात आपने जो स्टील प्रोवाइड किया वो क्या प्रोवाइड किया है, माइल्ड स्टील प्रोवाइड किया है। उस केस में जो L बटा कैपिटल D का वैल्यू होगा, जो L बटा कैपिटल D का वैल्यू होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 35 होगा, कंटिन्यूअस बीम के लिए 40 होगा, है ना, 40 होगा। लेकिन ये किसके लिए है, ये आपका माइल्ड स्टील के लिए है, ये आपका माइल्ड स्टील के लिए है। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं कि हमेशा माइल्ड स्टील हो, है ना। यदि H/SD बार हो, हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार हो, मतलब Fe सपोज कीजिए कि Fe415 हो या फिर Fe500 हो, तब L बटा कैपिटल D का वैल्यू क्या होगा, तब L बटा कैपिटल D का वैल्यू क्या होगा। अब सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा,
Fe 500 हो, है ना, तब क्या करेंगे, कहता है नोट फॉर HYSD बार द अबव वैल्यू शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 0.8। क्या कर देंगे, 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो L बटा कैपिटल D का रेशियो HYSD बार के लिए कितना हो जाएगा, 0.8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, है ना, 28 हो जाएगा। दूसरी बात, यदि कंटिन्यूअस है, यदि कंटिन्यूअस स्लैब है तो फिर 0.8 से गुना कीजिए 40 को, तो 4 8 32 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। एक इसके लिए है HYSD के लिए, HYSD के लिए, और HYSD में कौन कौन आता है, Fe 415 Fe 500 आता है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो इसलिए ध्यान से काफी अच्छे से डिस्कस किए हैं। आपको देखना है कि माइल्ड स्टील के लिए पूछ रहा है या फिर HYSD के लिए पूछ रहा है। अगर HYSD के लिए पूछ रहा है तो जो आपने यहाँ पे रिमेंबर किया है ना, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस के लिए, उसको 0.8 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, 0.8 से गुना करना पड़ेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट रेनफोर्समेंट इन स्लैब, है ना। अब थोड़ा स्टील की बात कर लेते हैं। कहता है द मिनिमम रेनफोर्समेंट इन आइदर डायरेक्शन इन ए स्लैब इज इक्वल टू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न जाने कितने बार एग्जाम में पूछा है यहाँ से पॉइंट, ए वाला पॉइंट, है ना। 0.15% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया स्लैब का क्या होगा, B इंटू कैपिटल डी होगा, B इंटू कैपिटल डी फॉर माइल्ड स्टील, है ना, एंड 0.12% ऑफ BD फॉर HYSD बार, मतलब मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात यदि करता है तो किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा। अगर माइल्ड स्टील प्रोवाइड किए हैं तो मिनिमम स्टील कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, 0.15% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, बार बार बोल रहा हूं, है ना। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा, वो लिख देगा 0.15% ऑफ B इंटू स्मॉल डी लिख देगा, है ना, आप गलत कर देंगे, है ना। हमें क्या लेना है, हमें लेना है ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब B इंटू कैपिटल डी, इसीलिए मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ। सो 0.12% ऑफ B इंटू कैपिटल डी HYSD के लिए। देखिए HYSD बार के लिए क्या करिए, थोड़ा सा कमा दिए, थोड़ा सा परसेंटेज क्या कर दिए, कम कर दिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, बेटर ग्रिप का फॉर्मेशन होता है, बेटर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, रिब के कारण क्या होता है, बेटर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन D/8, ये भी बहुत बार पूछा है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन D/8, इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, है ना। मैक्सिमम डायमीटर मतलब फाई का बात बोल रहा है, स्लैब के लिए जो फाई का वैल्यू होगा शुड नॉट बी ग्रेटर देन ओवरऑल डेप्थ डिवाइडेड बटा 8, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताइए, सपोज कीजिए कि D/8 सोल्व करने के बाद आपका आ गया 8.9, है ना, 8.9 आ गया, 8.9 आ गया, या फिर 8.15 आ गया, 8.15 आ गया, आप क्या प्रोवाइड करेंगे बताइए। D/8 का वैल्यू सोल्व करने के बाद सपोज कीजिए 8.9 आ गया या 8.15 आ गया, तो आप वैल्यू क्या लेंगे, आप 9 लेंगे या 8 लेंगे, ये बताइए, है ना। होता क्या है, भावनाओं में बह के लोग क्या लेता है, सोचता है 8.9 मतलब 9 के पास है, 9 ले लेते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, 8 होगा, आंसर क्या होगा, 8 होगा। ये सब गलती स्टूडेंट लोग करते हैं, है ना, मतलब इससे ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू ये भी ऑप्शन में रहेगा, 8.15 आया और सेम वैल्यू रहेगा, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लेंगे, 8 लेंगे, क्या लेंगे, 8 लेंगे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताया यहाँ पे, मतलब जो आपका फाई का वैल्यू होना चाहिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन D/8, इससे ज़्यादा किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, है ना। सबसे पहली बात करते हैं, स्पेसिंग तो 2 टाइप का होगा, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा वर्टिकल होगा, है ना, दूसरा आपका वर्टिकल होगा। तो देखिए, तो सबसे पहली बात करते हैं मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मेन बार, है ना। जो आपने मेन बार प्रोवाइड किया है, सपोज कीजिए इस तरह से आपने प्रोवाइड किया है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, है ना, ये दोनों के बीच का मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा,
मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, है ना, इसकी बात कर रहे हैं। मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका बोलता है द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मेन बार्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट बार, है ना। सपोज कीजिए 12 mm का भी आपने यूज किया है बार और 10 mm का भी यूज किया है, तो लार्जेस्ट क्या हो गया, 12 mm हो गया, है ना। सेकेंड थिंग और मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm। कोर्स एग्रीगेट मान लेते हैं कि 40 mm यूज किया, 20 mm यूज किया है, तो 20 + 5 25, है ना। तो ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो वैल्यू होगा, है ना। कहता है द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल बार क्या होना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट बार प्लस मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm। ऐसा क्यों बोला, 5 mm क्लियरेंस क्यों लिया। सपोज कीजिए कि आप है जो कोर्स एग्रीगेट यूज किए हैं 20 mm का, है ना, 20 mm का यूज किया है, ठीक है, 20 mm का आपने यूज किया है और स्पेसिंग आप दे दिए 15 mm, स्पेसिंग दे दिए 50 mm, तो क्या होगा, तब क्या होगा बताइए, ये दो रेनफोर्समेंट के बीच में कोर्स एग्रीगेट इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा। दो रेनफोर्समेंट के बीच में जो कोर्स एग्रीगेट है वो इंसर्ट नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि स्पेसिंग से ज़्यादा साइज है किसका, कोर्स एग्रीगेट का, इसीलिए 5 mm क्या हुआ है, एक क्लियरेंस दिया गया है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है ना, डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट बार और मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm। तो ये आपका मिनिमम स्पेसिंग होना चाहिए, मूव टू द नेक्स्ट वन, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट। आप मेन रेनफोर्समेंट डबल खास क्या करते हैं, खास करके टू बेस स्लैब में क्या करते हैं, आप 2 लेयर में देते हैं, क्या देते हैं, 2 लेयर में देते हैं, एक बॉटम में देते हैं एक टॉप में देते हैं, इस तरह से एक बॉटम में देंगे एक टॉप में देंगे। तो दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 लेयर के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो कहता है मैक्सिमम ऑफ 15 mm। सेकेंड थिंग 2/3 ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। थर्ड थिंग मैक्सिमम साइज ऑफ बार। ये तीनों में जो मैक्सिमम होगा वो वाला वैल्यू लेंगे, है ना। ये क्या देगा, ये देगा आपको मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस, ये क्या देगा आपको, मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस देगा, है ना। और ये क्या देगा, ये आपको देगा मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार। अभी तक तो मिनिमम स्पेसिंग की बात किए, अब मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार, है ना। अब देखिए इसको मैं थोड़ा समझाता हूं। सपोज कीजिए सोल्व करने के बाद आपका क्या आया, AST आया, AST का वैल्यू कुछ आएगा, मतलब टोटल AST क्या है, टोटल एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। अब क्या किए, स्पेसिंग आपने निकाल लिया, है ना, स्पेसिंग मान लिया जाए। स्पेसिंग कैसे निकालेंगे, अब क्वेश्चन यहीं पे उठता है कि स्पेसिंग कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि आप जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो 8 mm का है, मतलब फाई कितना है, 8 mm है, ठीक है। हमें निकालना है स्पेसिंग, अब ध्यान से देखिएगा, एक रेनफोर्समेंट ए हुआ, दूसरा रेनफोर्समेंट ए हुआ, आपका ए हुआ। स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग दोनों के बीच का दूरी होता है, दोनों के सेंटर से बीच की दूरी। तो इसका सेंटर ए रहा, इसका सेंटर ए रहा, ए क्या है आपका, स्पेसिंग है, ठीक है। तो स्पेसिंग कैसे निकलेंगे, आप एक बात बताइए, मैंने बोला कि आप 1 मीटर डेप्थ 1 मीटर विड्थ के लिए आप डिजाइन करते हैं, स्लैब को कितने के लिए डिजाइन करेंगे, 1 मीटर विड्थ के लिए डिजाइन करेंगे, है ना, 1 मीटर विड्थ के लिए डिजाइन करेंगे। तो 1 मीटर विड्थ में आपको टोटल कितना आ रहा है, AST आ रहा है, मतलब आप AST प्रोवाइड कर रहे हैं किसमें, 1 मीटर में, 1000 mm में। तो इसीलिए यूनिट कितना प्रोवाइड करेंगे, 1000/AST। इसीलिए अब कितना प्रोवाइड करना, देखिए ये क्या है, हाफ रेनफोर्समेंट इधर से आएगा, हाफ रेनफोर्समेंट इधर से आएगा, मतलब एरिया ऑफ 1 स्टील, एरिया ऑफ 1 बार, एरिया ऑफ 1 बार को मैं लिख रहा हूँ A5, इसका वैल्यू क्या होगा
पाई/4 इंटू 5 का होल स्क्वायर। बताने का एक ही मकसद है कि हम डिजाइनिंग में यूज करेंगे, है ना। तो इसीलिए एक बार का जो AST होगा, एक बार का FI मतलब FI के लिए वैल्यू होगा, क्या होगा बताइए, यूनिटरी मेथड 1000 बटा टोटल एरिया ऑफ स्टील इंटू एक बार का एरिया। एक बार का एरिया क्या है आपका, FI है। तो इसको बच्चा लोग क्या करता है, स्टूडेंट लोग क्या करता है, याद ही रखता है, स्पेसिंग निकालना है, यही किसके बराबर हो गया, यही आपको सोल्व करेंगे तो किसके बराबर है, S के बराबर है ना, यही किसके बराबर है, S के बराबर है कि नहीं। तो लोग याद रखता है स्पेसिंग का फॉर्मूला 1000 इंटू एरिया ऑफ वन स्टील डिवाइडेड बटा टोटल एरिया ऑफ स्टील। स्पेसिंग का वैल्यू कैसे याद रखता है, 1000 इंटू एरिया ऑफ वन स्टील मतलब 1 बार डिवाइडेड बटा टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, है ना। अब देखिए एक स्पेसिंग तो आपका यहाँ से आएगा, एक स्पेसिंग आपको यहाँ से आएगा, मतलब इतना स्पेसिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ जो मेन बार होना चाहिए, जो आपने एस कैलकुलेट किया है ना। सेकेंड थिंग 3 इंटू डी, थर्ड थिंग 300, ये तीनों से क्या होना चाहिए, मिनिमम। ये तीनों में जो मिनिमम होगा वो वैल्यू लेंगे, ये तीनों में जो मिनिमम होगा वो लेंगे, है ना। मतलब मिनिमम ऑफ एस कैलकुलेटेड कॉमा 3D, डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ 300, मतलब 300 से ज़्यादा तो किसी केस में हो ही नहीं सकता, किसी भी केस में 300 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये तीनों में जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम स्पेसिंग होगा, किसके लिए, मेन बार्स के लिए। नाउ मूव टू द मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार और टेम्परेचर बार भी बोलते हैं इसको, टेम्परेचर एनफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन बार और टेम्परेचर एनफोर्समेंट। अभी डिस्ट्रीब्यूशन बार का फंक्शन क्या है, क्यों प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार या ट्रांसवर्स बार, वो अलग स्टोरी है, उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, फिर से जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एस कैलकुलेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए जो एस कैलकुलेट करेंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए जो एस कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड थिंग 5D एंड थर्ड थिंग 450, ये तीनों में जो मिनिमम होगा वो स्पेसिंग क्या होगा, वो होगा स्पेसिंग किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। इस फिगर में देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैं इसको सुधार देता हूं। यहाँ पे देखिए मेन बार के लिए क्या है, dB मतलब डायमीटर ऑफ बार है, मतलब फाई क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन इक्वल टू D/8, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाई क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू D/8 एंड सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लेस देन इक्वल टू 3D और 300 mm, 3D एंड 300 mm जो हम लोग डिस्कस किए, जो हम लोग यहाँ पे 3D और 300 mm डिस्कस किए। तो ये मेन बार हो गया, जो काला वाला ब्लैक वाला दिख रहा है कंटिन्यूअस लाइन, ये क्या हो गया, मेन बार हो गया, है ना। ये ओवरऑल डेप्थ हो गया, ये इफेक्टिव डेप्थ हो गया और ये क्लियर कवर हो गया। दूसरी बात, ये जो डॉटेड से दिख रहा है, ये आपका डॉटेड से मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो जा रहा है ना, पेपर के इनसाइड जो जा रहा है डॉटेड से, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। तो इसका जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 5D होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5D होना चाहिए। और ए वाला गलत लिख रखा है, ये गलत लिख रखा है, ये क्या होना चाहिए, 450 mm होना चाहिए, 450 mm होना चाहिए। ये दोनों जो मिनिमम होगा वो वाला वैल्यू लेंगे, है ना। तो ये तो था स्पेसिंग, है ना। सो स्पेसिंग रेनफोर्समेंट इन वन वे स्लैब फॉर क्रैक कंट्रोल, है ना। चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का एक ही मकसद है कि क्रैकिंग है जो स्लैब में नहीं आए, है ना। जो भी श्रिंकेज वगैरह के कारण स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जो टेम्परेचर के कारण स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसको क्या करे, सस्टेन करे, इसीलिए हम प्रोवाइड करेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर उसका वैल्यू कितना होगा, है ना, उसका वैल्यू कितना होगा। तो उसका जो वैल्यू लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का, वो लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का जो वैल्यू होता है, आगे डिस्कस कर दूंगा, इसको मैं आगे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, आगे मैं डिस्कस कर दूंगा। देखो यहाँ पे लिख रखे हैं इसको, है ना, यहाँ पे लिख रखे हैं। तो सबसे पहली बात पॉइंट नंबर 11 डिस्कस करते हैं, बेंटा बार, है ना, बेंटा बार। इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन स्लैब में भी हम लोग बेंटा बार प्रोवाइड करते हैं। क्यों, निगेटिव मोमेंट जो सपोर्ट के निकट क्या होगा, ड्यू टू पार्शियल फिक्सिडिटी, ड्यू टू पार्शियल फिक्सिडिटी निगेटिव मोमेंट डेवलप होता है। क्या होता है, सपोर्ट के पास निगेटिव मोमेंट डेवलप, और जब निगेटिव मोमेंट डेवलप होगा
तो इस निगेटिव मोमेंट को सस्टेन करने के लिए हमको सपोर्ट के निकट क्या होना देना पड़ेगा, निगेटिव रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा, निगेटिव रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा, है ना। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, निगेटिव रेनफोर्समेंट हम लोग पढ़ चुके हैं बीम में। सो सम ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट इन स्लैब आर जनरली बेंट अप नियर द सपोर्ट टू टेक निगेटिव मोमेंट, टू टेक निगेटिव मोमेंट, है ना, टू टेक निगेटिव मोमेंट। अब देखिए जैसे क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं कि मेन रेनफोर्समेंट में ही से 50% रेनफोर्समेंट को क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं, है ना। अब इसका भी दो तरीका है देने का। एक तरीका तो क्या है कि कुछ रेनफोर्समेंट को आप यहाँ से बेंड कर दें, जो मेन रेनफोर्समेंट है उसी को क्या कर दिए, बेंड कर दिए, है ना। अब कितना डिस्टेंस पे बेंड करेंगे, वो है L/7, L/7, जहाँ पे L क्या है आपका, L है जो आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, L आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ना। L/7 को जब सोल्व करेंगे तो 0.15 L के बराबर आता है। मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है ये कितना आ रहा है, 0.15 L, है ना। मतलब इतना डिस्टेंस से क्या करते हैं, बेंड करते हैं, इतना डिस्टेंस से क्या करेंगे, बेंड करेंगे, इधर भी यहाँ भी, ठीक है। दूसरी बात, ये कहाँ से है, ये डिस्टेंस आपका सेंटर ऑफ सपोर्ट से, याद रहे ये कहाँ से डिस्टेंस लिया है, सेंटर ऑफ सपोर्ट से। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका ऊपर प्रोवाइड करेंगे कहाँ से करेंगे, फेस ऑफ सपोर्ट से। मतलब फेस ऑफ सपोर्ट, ये आपका फेस ऑफ सपोर्ट है, फेस ऑफ सपोर्ट है ना। ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस आपका शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 L होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 L होना चाहिए। ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फेस ऑफ द सपोर्ट से, इस डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 L होना चाहिए। यहाँ भी देख सकते हैं, इधर भी 0.1 L से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो था आपका बेंटा बार के बारे में, बेंटा बार के बारे में स्लैब में, है ना। दो टाइप का रेनफोर्समेंट होगा, मतलब फाइनल जब डिजाइन करने के बाद हम डायग्राम बनाएंगे तो सेम पिक्चर हमें बार बार बनाना है, सेम पिक्चर हमें बार बार बनाना है। दो टाइप का होगा, एक डॉटेड है जिसको डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट बोल दिए, जैसे ये सब क्या है, ये सब आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है। इसका स्पेसिंग भी होगा, वो अलग बात है, वो अलग स्टोरी है, स्पेसिंग निकालेंगे, डिजाइन करते समय स्पेसिंग क्या करेंगे, निकालेंगे। ये सब आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है। और ये जो डॉटेड, ये जो कंटिन्यूअस लाइन देख रहा है, ये क्या है आपका मेन रेनफोर्समेंट है ना। यहाँ पे मैं बोला हूँ कि 50% ऑफ द ASTO1, मतलब कितना बार है जो फोल्ड करेंगे, 50%। यदि सपोज कीजिए कि 50 बार आपने प्रोवाइड किया है तो 25 बार को क्या कर देंगे आप, बेंड कर देंगे, बेंड कर देंगे। इसके लिए निगेटिव मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए, निगेटिव मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। कैसे कैसे लोड का ट्रांसफर होता है। तो वन वे स्लैब होगा, तो वन वे स्लैब में तो क्या होगा, दो साइड सपोर्ट होगा, एक साइड इधर सपोर्ट होगा, एक साइड इधर सपोर्ट होगा। तो हाफ हाफ लोड क्या होता है, दोनों साइड में चला जाता है। हाफ लोड आपका इधर से इधर चला जाएगा, यहाँ से इधर, और हाफ लोड आपका लेफ्ट सपोर्ट पे चला जाएगा, है कि नहीं। हाफ जो लोड है आपका राइट सपोर्ट पे चला जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो गया, राइट सपोर्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, राइट सपोर्ट। ये क्या होगा, लेफ्ट सपोर्ट। तो हाफ लोड होगा जो क्या होगा, राइट सपोर्ट पे चला जाएगा, और हाफ लोड हो जाएगा लेफ्ट सपोर्ट पे चला जाएगा। किस केस में, वन वे स्लैब में। बट व्हाट अबाउट टू वे स्लैब, टू वे स्लैब में क्या होगा बताइए। टू वे स्लैब में होगा जो चूंकि सपोर्ट चारों एज पे है, तो लोडिंग जो होगा क्या होगा, चारों डायरेक्शन में जाएगा। देखिए कुछ इधर भी गया है, इस सपोर्ट के पास भी गया है, कुछ इधर भी गया है, कुछ इधर भी गया है, और कुछ इधर भी गया है। ये है किसके लिए, लोड ट्रांसफर, किसके लिए, टू वे स्लैब के लिए। इसीलिए तो इस केस में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था, है ना। नहीं, और इस केस में क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कम है, यहाँ पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादा है ना। आप समझ में आ गया होगा। नाउ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, 0.12% ऑफ BD। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0.12% ऑफ B इंटू कैपिटल D, है ना, B इंटू कैपिटल D। या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि स्लैब में टेम्परेचर एनफोर्समेंट का वैल्यू कितना होता है ना। तो वो भी आंसर क्या होगा, 0.12% ऑफ BD। टेम्परेचर एनफोर्समेंट का वैल्यू क्या होगा, 0.12% ऑफ BD, है ना। चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट प्रोवाइडिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ये पढ़ने जा रहे हैं, है ना। क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द कंसंट्रेटेड लोड कमिंग ऑन द स्लैब, है ना। जो भी कंसंट्रेटेड स्लैब पे आ रहा है उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक तो फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द श्रिंकेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टेम्परेचर ऑफ स्ट्रेस, है ना।
जो भी श्रिंकेज और टेम्परेचर के कारण स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको क्या करेगा, टेक केयर करेगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, है ना। नाउ लास्ट पॉइंट, टू कीप द मेन स्टील बार इन द पोजीशन, मतलब एक तरह से स्टीरअप का काम करता है। किसका काम करता है, स्टीरअप का काम करता है ना। ये अलग बात है कि स्लैब कभी भी शियर में फेल नहीं होता है। जब हम कल क्वेश्चन करेंगे इस पे वन वे स्लैब का, कल वन वे स्लैब का क्वेश्चन करेंगे और टू वे स्लैब है जो स्टार्ट भी करेंगे, टू वे स्लैब स्टार्ट भी करेंगे। और जो एग्जाम में क्वेश्चन जनरली कंपटीशन में पूछता है या सेमेस्टर में पूछता है वो क्वेश्चन हम कल वन वे का क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो कल का क्लास है जो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आज का जो क्लास है कम से कम आप 2 बार सुनिए ताकि जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपका क्लियर हो जाए, है ना। सो ये तो था हमारा आज के सेशन के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि काफी अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ, है ना। तो आप लोग फिर अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो सेम लेक्चर को आप क्या कीजिए, रिपीट कीजिए एटलीस्ट 2 टाइम्स, है ना। क्योंकि फर्स्ट टाइम यदि पढ़ते हैं ना तो फर्स्ट टाइम में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है ना। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन, इस पे डिजाइन वाला क्वेश्चन करेंगे और एनालिसिस का क्वेश्चन करेंगे और 2 वे स्लैब को स्टार्ट भी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।